अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है एयर पोल्यूटेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं क्लियर किया तो आई बटन पे मैं उसका लिंक अटैच कर रही हूँ, आपने सबसे पहले उसको क्लियर करना है, देन रिटर्न इस पे आना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूटेंट, एयर तो हमें पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड पोल्यूटेंट, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए या लिविंग नॉन लिविंग किसी भी चीज के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, आपने मेरे साथ नोट डाउन करना है। एनी सब्सटेंस लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड or gas which has bad effect on human health and quality of life, मतलब जो जिंदगी का मयार है ना उसके ऊपर वो एक बुरा इफेक्ट रखेगा। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब वो चीज कोई भी हो सकती है, हम ह्यूमंस उसको इनहेल करें, वो कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं, वो सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, वो डिफरेंट तरह की गैसेस हो सकती हैं जिनको हम इनहेल करेंगे या वो इनहेल किए बगैर हमारी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट रख सकते हैं। स्किन डिजीजेस कितनी बढ़ती जा रही हैं आजकल, ठीक है, तो वो स्किन डिजीजेस क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि हमारी जो एयर में पोल्यूशन है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अगर हम आज से कुछ साल पहले जाएं तो हमें ये इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी चीजों के बारे में। तो अवेयरनेस नहीं थी तो उसका रीजन क्या था कि जरूरत नहीं कभी पेश आई थी। तो अवेयरनेस कब हुई? जब जरूरत पेश आई। और जरूरत पेश कब आई? जब हमारी एयर पोल्यूटेड हो गई। क्लियर है? तो अब हम आगे चलते हैं, इसके कंसंट्रेशन को देखते हैं। हमने डेफिनेशन देख ली, तो अब हम करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। देखिए, हमारे पास जिस तरह मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट है, सो इसी तरह हमारे पास पोल्यूटेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जिस तरह हमारे पास हर तरह की वैल्यू को, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर सिंबल्स या पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट की मिकदार को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, वो कहते हैं मिलियन पूरा आपकी एयर हो, मिलियन आपकी एयर हो, अगर अपने एयर के वॉल्यूम को पूरा मिलियन कंसिडर कर रहे हो तो उसके अंदर एक पार्ट भी अगर पोल्यूटेंट का मौजूद है, 1 पार्ट, ठीक है, पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन, तो तब भी वो क्या है? हार्मफुल है। कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिट पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन आपका क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए बात आ जाए आगे। अब हम देखते हैं कि ये पोल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से, जिनके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। पोल्यूटेंट्स, तो ये कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है और ये कहाँ से आ रहे हैं? हमने इनके सोर्सेज भी डिस्कस करने हैं। अब आ जाए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे पास मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन करने जा रही हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ ये लिखने हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा जी, अब कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करें तो 2 ऑक्साइड्स होंगे हमारे पास कार्बन के, CO एंड CO2। सिमिलरली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे NO एंड NO2, इनको हम कलेक्टिवली NOx भी लिख देते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में। सल्फर की बात करें, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के ऑक्साइड्स भी मौजूद है, तो उसको कहेंगे हम SO2, SO3, इनको भी कलेक्टिवली SOx लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ओजोन मौजूद है,
हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद है। हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम बात करें तो मीथेन, ठीक है, मीथेन रिलीज होती है हवा में। आपके पास आपकी जब वेजिटेबल्स गल सड़ जाती हैं, जब वेजिटेबल्स गल सड़ जाती हैं तो वहाँ पे भी गैसेस रिलीज होती हैं, मीथेन गैस रिलीज हो रही होती है हाइड्रोकार्बन्स में। उसके बाद आपकी ओजोन मैंने करवा दी है। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर। अब मैं पार्टिकुलेट मैटर आपको बताऊं तो सर्दियों में जो स्मोक आपकी बन रही है वो आपका क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स आपकी एयर में मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर में हमारे पास क्या क्या आती है, आपकी डस्ट आ जाती है। एयर पार्टिकल्स में आपके पास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हम डायरेक्टली इनहेल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। आपके पास मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ओजोन, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सब नेम है। आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये आ गया, क्या आ गया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अभी जो आप लोगों ने पॉल्यूटेंट पढ़ा था वो भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। अगर आप उसकी डेफिनेशन और कंसंट्रेशन की बात करें तो वो भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आ जाए हम इनके सोर्सेज पढ़ते हैं। सोर्सेज मतलब ये कि अब हमारे पास ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके रिजल्ट में हमारे एयर में ये पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, देन मैं आपको बुक से भी रीडिंग करवाऊंगी। कंबस्टन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपकी हर जगह कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल आएगा। ठीक है, अब आपके पास फ्यूल कौन कौन से हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये तीनों के बारे में मेनली बात होगी जब भी होगी। अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, ठीक है, ये जो रिक्शा ऑटो यूज हो रहा है उसके अंदर नेचुरल गैस यूज हो रही है। तो जब वो नेचुरल गैस वहां पे यूज हो रही है तो नेचुरल गैस लाइक ये अपने इंजन में नेचुरल गैस को यूज कर रहा है। ठीक है, अब नेचुरल गैस को ये किस लिए यूज कर रहा है, अपने ऑटोमोबाइल को रन करने के लिए। ठीक है, अब वहां पे अगर कोई एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा, क्या लगा होगा, कैटालिटिक, ये समझे इंजन है जिसके अंदर वो नेचुरल गैस यूज हो रही है और ये उसका आउटर चिमनी टाइप है जहां से इसने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है। अब अगर तो आफ्टर यूज यहाँ पे एक कैटालिटिक कन्वर्टर है, क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये क्या करेगा, इस वेस्ट को लेस हार्मफुल वेस्ट में कन्वर्ट करके फिर रिलीज करेगा। यूजुअली अगर देखें तो हर एक ऑटो रिक्शे की, अगर हम स्मोक की बात करें, यहाँ पे ये जो स्मोक रिलीज कर रहा होता है तो वो नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी खास को कभी देख लिया जाए तो जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं यूज हुआ होता तो उसका स्मोक ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। जैसे ही वो जा रहा होता है पीछे एयर ब्लैक होती जा रही होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, अब कोयला आपको पता है आपके पास इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो सेम इंडस्ट्रीज भी अगर अपने वेस्ट को ट्रीट ना करें, बिफोर रिमूवल क्या करें, ट्रीट ना करें, तो वहां पे क्या होता है, आपकी जब उसको कंबस्टन क्या कहते हैं, उसको जलाना। ठीक है, कोयले को जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उस एनर्जी के रिजल्ट में अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है। क्या कर रहा है, इंडस्ट्री को रन कर रहा है। ठीक है, अब अपने इंडस्ट्री को तो रन कर रहा है, अपने काम सारे ले रहा है, लेकिन अब उस कोयले का जो धुआं है जब उसने ऊपर चिमनी से बाहर जाना है तो उसने तो वेस्ट है। ठीक है, उसे तो हवा को खराब कर देना है, लेकिन अगर मैं बिफोर रिमूवल उसको ट्रीटमेंट कर दूं तो वो मेरे लिए हार्मफुल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो आपका जो पेट्रोल है बाइक्स वगैरह में, तो सेम ऐसा आपने कई बाइक्स भी ऐसी देखी है। ठीक है, कंबस्टन क्या कहते हैं, आप कंबस्टन किसे कहते हैं कि किसी भी आपके यहाँ पे फ्यूल का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वहां पे जलना। ठीक है, आपका ये क्या होगा कि ऑक्सीजन लेगा, साथ में आपका ये फ्यूल होंगे और वो क्या करेंगे, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उस एनर्जी की मदद से वो अपने रिस्पेक्टिव ऑटोमोबाइल, अपनी बाइक या अपनी इंडस्ट्री को क्या करेंगे, रन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स।
तो मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे मीथेन की कंबस्टन करवा रही हूँ, ठीक है। कंबस्टन कब होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने ऑक्सीजन ले ली 2O2, तो अगर मैं इसको करती हूँ तो ये H2O, ठीक है, प्लस CO2, क्या हो गया? CO2, और हमारे पास ये 2H2O प्लस हीट रिलीज होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाटर मौजूद है। ये मैं एक कार कंसिडर कर रही हूँ, जरा यहाँ पे एक कार को देखें, और यहाँ पे इसका इंजन है और ये बाहर जा रही है। यहाँ पे हम सारा पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इस फ्यूल को कंबस्टन के साथ किया है, ठीक है, और उसके रिजल्ट में जो वाटर है, अगर कभी कभार आप वो जो गाड़ी का फ्रंट से हम ओपन करते हैं वहाँ से देखें तो वहाँ पे पानी मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो CO2 है, ये भी हमने पढ़ा कि एक पॉल्यूटेंट है, पढ़ा ना, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एक पॉल्यूटेंट है। अब जब ये CO2, अब यहाँ पे साथ में क्या है? हीट। पानी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद रहता है, पानी कहीं नहीं जाता, ठीक है। अब इस हीट से तो गाड़ी चलेगी। अब साथ में ये जो CO2 है, ये पॉल्यूटेंट है। अब जब इस CO2 को बगैर किसी ट्रीटमेंट के ये हवा में रिलीज कर देगा, क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, तो आपके पास क्या होगी? वहाँ पे पॉल्यूशन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह आपके कोयले के अंदर या पेट्रोलियम के अंदर सल्फर भी मौजूद है। क्या है? सल्फर भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है। सो सेम जैसे ही CO2 प्रोड्यूस हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंगे, सल्फर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंगे, तो सेम सिमिलर प्रोसेस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? ठीक है, तो आपके पास जो हीट है वो तो आपकी कोई भी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल है उसको रन करने के लिए यूज हो जाती है, पानी वहाँ पे मौजूद रहता है, ठीक है। अब जो वहाँ पे एक आपके पास पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब उस अगर गैस को विदाउट ट्रीटमेंट आप रिलीज कर रहे हैं तो वो आपके ह्यूमंस के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या है? हार्मफुल है। कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वेजिटेबल डिकम्पोजिशन। देखे कभी आप लोगों ने घर का कूड़ा करकट लोग ऐसे ही फेंक दें, ठीक है। अगर कभी हम लोग देखें तो वेजिटेबल जो वेस्ट होता है, हम रूटीन हम घरों में देख रहे हैं, तो अगर आप कभी उसको अपने डस्टबिन में डाल दें, ठीक है, डस्टबिन में डाल दें और 2-3 दिन तक आपका कचरे वाला ना आए, ठीक है, और आप देखें कि आपके डस्टबिन से गैस की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जो गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? मीथेन। सो दैट्स वाई इसीलिए कहा जाता है कि अपने वेजिटेबल वेस्ट को, किसको? वेजिटेबल वेस्ट को एक मुनासिब तरीके से क्या करें? डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है, क्योंकि इसके रिजल्ट में क्या होता है, वहाँ पे जब बैक्टीरियाज अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है मीथेन, जो कि फिर हवा में जाती है। तो हमारे पास एक पॉल्यूटेंट है, हाइड्रोकार्बन्स है ना, तो हाइड्रोकार्बन्स भी हमने पढ़ा ना मेजर एयर पॉल्यूटेंट में, तो मीथेन भी वहाँ पे क्या होती है? पॉल्यूटेंट है। क्लियर है? जिसको फिर लोग इनहेल करते हैं और फिर उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, थर्ड हम देखिए तो हमारे पास ओवर पॉपुलेशन है। वो कहता है कि जितनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है, उतनी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। मतलब पहले एक इंसान गाड़ी चला रहा था, ठीक है, अब 2 से 3 लोग चला रहे हैं। जितनी ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मतलब आबादी में जिस तरह से इजाफा होता जा रहा है, सड़कों पे उतना रश हो गया गाड़ियों का, बाइक्स का, तो ओवर पॉपुलेशन भी किसी ना किसी तरह आपके पोल्यूटेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है। कर रही है नहीं कर रही? ठीक है, आपकी ओवर पॉपुलेशन कर रही है। ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं बेटा कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। अब जब इंडस्ट्रीज़ भी बना रहे हैं, अब ज़रा दूसरी बात समझिएगा, ओवर पॉपुलेशन के रिजल्ट में लोगों को घर भी चाहिए, ठीक है। आपके पास जो खुले मैदान थे, जो खेत थे, जहाँ पे दरख्त थे, ठीक है, आप उनको ख़त्म करके वहाँ पे इमारतें तमीर करें, उसको क्या कहेंगे? अर्बनाइजेशन। क्या कहेंगे? अर्बनाइजेशन। आप क्या कर रहे हैं जी? आप अपने ट्रीज को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो जिस तरह से ट्रीज ख़त्म होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज नहीं है ना, ठीक है,
उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर ट्रीज हों तो पोल्यूशन कम से कम हो फिर, ठीक है। जब ट्रीज ही कम होते जा रहे हैं और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज करती जा रही है, सो दैट्स वाई वहाँ पे क्या है, पोल्यूटेंट नहीं कम हो रहे, पोल्यूशन वहीं का वहीं इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है, सब कुछ हो रहा है लेकिन पोल्यूशन अपनी जो कांस्टेंट थी ना उसकी एक वैल्यू, उससे वो बहुत हद से आगे बढ़ता जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ओजोन फॉर्मेशन। हमने कहा कि हमारे पास एक प्रोसेस हुआ था, कंबस्टन ऑफ फ्यूल, एक हुआ था हमारे पास वेजिटेबल डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब इन दोनों के रिजल्ट में हमें यहाँ पे मिली थी मीथेन, क्या मिली थी, मीथेन, और यहाँ पे क्या मिले थे, ऑक्साइड, ये मतलब अगर हम कहें CO2 ये मिल जाती है, यहाँ हमें NOx, NO और NO2 या SOx ये मिलते हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें हमारी एयर में मौजूद हैं तो इन पे क्या होगी, सनलाइट और हीट एक्ट करेगी, क्या करेगी, सनलाइट और हीट एक्ट करेगी और वहाँ पे रिजल्ट में क्या बना देगी, ओजोन, क्या बना देगी, ओजोन बना देगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूँ तो ओजोन आपके, ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर अगर मैं पूरे की बात करूं तो यहाँ पे ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ओजोन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ओजोन एक शील्ड का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जबकि लोअर एटमॉस्फेयर में ये डेंजरस है, ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल के तौर पर काम करेगी। क्लियर है, ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर पे डेंजरस है, जबकि अपर एटमॉस्फेयर पे उसकी बात करें तो वहाँ पे इसकी एक लेयर है जिसको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो यूवी रेडिएशन डायरेक्ट हम तक आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ आया ओजोन फॉर्मेशन का पॉइंट। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है स्मोक का, ठीक है। सर्दियों में उठे और आप देखें कि जी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो आपके पास फॉग नहीं है, वो है स्मोक। क्या है, स्मोक। अब स्मोक कैसे बनती है देखिएगा, कहते हैं स्मोक प्लस फॉग, ये मिलके क्या बनाती हैं, स्मोक। और ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। क्या है, स्मोक प्लस फॉग। अब ये भी क्यों इंक्रीज हो रही है, ये भी गाड़ियों की वजह से इंक्रीज हो रही है, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से इंक्रीज हो रही है। आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज ही है हर चीज में, कोई और नहीं बैठा हुआ इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, हम खुद ही कर रहे हैं। आपने देखा था लास्ट टाइम वेकेशंस हुई थी स्मोक की, तो कुछ दिनों के बाद किस तरह से हमारा पोल्यूशन जो लेवल था वो डिक्लाइन पे आया था, कम हुआ था। क्यों, स्कूल्स बंद हो गए थे, काफी हद तक गाड़ियां चलना कम हुई थी, जो सुबह के टाइम में ट्रैफिक है स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो काफी बैक गई थी, ठीक है। तो उस रीजन से फिर हमारे कम गाड़ियां चली थी, कम पोल्यूशन गया था एयर में, तो स्मोक का लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आ गया था। अब स्मोक में क्या होता है कि आपको नजर नहीं आता, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता कि मैं यहाँ गाड़ी चला के जा रहा हूँ तो आगे से भी कोई शायद आ रहा है वन में, ठीक है, तो वहां पे एक्सीडेंट का जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है, समझ आइए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। अब मैं मजीद आप लोग को मार्किंग करवा देती हूँ, वो आ जाए आप कर लें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट्स की डेफिनेशन है, फर्स्ट 1.5 लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर आप हेडिंग बना सकते हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी द के बाद द कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट, ये करेंगे आप लोग, ठीक है। The concentration of a pollutant is expressed in parts per million. A concentration of 1 parts per million means 1 part of pollutant. एक पार्ट होगा pollutant का per million part of liquid, per million part of solid, liquid और gas mixture in which the pollutant is formed. जिस मिक्सचर के अंदर pollutant बन रहा है। क्लियर है? अब आ जाए मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। आप लोगों को ये पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनके नेम नोट डाउन करने आपने। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हम इसको कलेक्टिवली लिख भी सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, देख लीजिएगा। NO and NO2 collectively refer to as NOx, SO2, SO3 collectively refer to as, मतलब collectively called as SOx। हाइड्रोकार्बन्स हैं, पार्टिकुलेट्स हैं, पार्टिकुलेट्स हैं डस्ट, जितने भी आपके मेटल्स आपकी रिलीज हो जाते हैं किसी इंडस्ट्री से, मेटल्स बाहर निकल रही हैं, लोहे वाली इंडस्ट्री ना, वहाँ पे मेटल का काम होता है, तो कोई थोड़ी बहुत काम करने में या आपकी कोई भी यहाँ पे
जहाँ पे पेटियाँ शेटियाँ बन रही होती हैं, कहीं पे भी आपके कबाड़िए वाली जगहों पे वो लोग लोहा तोड़ रहे होते हैं, तो वहाँ से भी जो मेटल्स होती हैं ना, मेटालिक कंपाउंड्स वगैरह, वो हवा में रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ओजोन मैंने पढ़ा दिया है। अब आ जाए, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अपने पास लिख लें। यहाँ पे ये जो लाइन है फर्स्ट 1.5 वो ऐसे ही आ जाएगी इसी हेडिंग के नीचे, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की हेडिंग के नीचे। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वो कहता है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग बन रही है नेक्स्ट लाइन से, इस पे हेडिंग आपकी बनेगी कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्या बनेगी? कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप लोगों ने लिखना है कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर है? द मेजर एक्टिविटी अमंग देम, वो कहते हैं इनकी एक्टिविटीज में से एक सबसे बड़ी इनकी एक्टिविटी है is the complete and incomplete combustion of fossil fuels which alone is responsible for most of our pollution problem। वो कहता है कि अगर एक ही एक्टिविटी हो जाए ना कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल की, तो वही तकरीबन 70% हमारा पोल्यूशन कॉज कर रही है। क्लियर है? ठीक है, एक ही एक्टिविटी आप लोगों ने 5 पढ़ी है, वो कहता है अगर इन 5 में से एक हो जाए ना कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो आपका 70% पोल्यूशन इसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन का क्या मतलब है? हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि मीथेन रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, मीथेन को रिएक्ट करवा रहे थे ऑक्सीजन के साथ, जिसके रिजल्ट में हमारे पास CO2 रिलीज हुई थी, इसको कहते हैं कंप्लीट कंबस्टन। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के रिजल्ट में CO रिलीज हो, उसको कहेंगे इनकम्प्लीट कंबस्टन। ठीक है, वो कहते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और ऑयल भी यूज हो सकता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह दूसरे ऐश, स्मोक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल, जिसे मैंने आपके पास पार्टिकल्स की बात की है, पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, उन्हीं को हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहेंगे। मोस्ट ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो रिलीज्ड इन द एयर बाय नेचुरल प्रोसेस। वो कहता है कि ये जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं ये नेचुरल प्रोसेस से भी रिलीज हो सकते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के रिजल्ट में भी हमारे पास बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हवा में रिलीज होते हैं। ठीक है, आपकी ये जो हेडिंग है कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये आपके 3rd पैराग्राफ की 3rd लाइन तक जाएगी, पार्टिकुलेट्स तक। ठीक है, देन सेकंड हेडिंग आपके पास आ रही है मीथेन से। मीथेन इज रिलीज्ड इन द एयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। अब सेकंड हेडिंग आपके पास होगी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, इसको अंडरलाइन कर लें स्टूडेंट्स। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल्स। वो कहते हैं कि जो एनिमल्स के डाइजेशन में वेस्ट गैसेज रिलीज हो रही होती हैं, ये वहाँ से भी रिलीज हो रहा होता है, जैसे गार्बेज वगैरह के रिजल्ट में। ठीक है, यहाँ तक सेकंड हेडिंग आपकी होगी। अब थर्ड हेडिंग आ जाए आप लोग, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी को आप एक हेडिंग बना लें बस, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं आर द मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ऑल दीज फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग इन एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन द लास्ट हाफ सेंचुरी। दीज पॉल्यूटेंट्स आर अफेक्टिंग द वर्ल्ड इन द इन्वायरमेंट, आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट वेरी बैडली। वो कहते हैं कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास आपके इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। पॉल्यूशन के, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से, अर्बनाइजेशन के, इमारतें बड़ी बड़ी बनने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एंड ट्रांसपोर्टेशन से। जितनी ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ आपकी हो रही हैं उतना ज़्यादा आपका क्या हो रहा है? पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन आपके 5th पैराग्राफ पे आपकी 4th हेडिंग आ रही है, विच वन इज द ओजोन फॉर्मेशन। अनदर पोल्यूटेंट ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन हीट एंड सनलाइट कॉज केमिकल रिएक्शन। वो कहता है जब हीट और सनलाइट से क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के दरमियान या फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान, जो कि हाइड्रोकार्बन है। यही बताया मैंने कि मीथेन और इनके दरमियान अगर रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट, तो वहाँ पे क्या बनती है? ओजोन। आगे 5th वन, इन विंटर, इसके ऊपर हेडिंग आ जाएगी स्मोक। द स्मोक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज मिक्स्ड। वो कहता है जो हवा में विंटर, वो कहता है ऑलरेडी गर्मियों में स्मोक बहुत पड़ा होता है, सर्दी आती है तो फॉग भी आ जाती है। ठीक है, तो वो कहता है वो जो स्मोक ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और जो फॉग होती है वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं और क्या बना देते हैं? स्मोक। ठीक है, यहाँ तक स्मोक की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास होगा कॉजेज ऑफ स्मोक, कि स्मोक की वजह क्या है। मेनी सिटीज ऑफ पाकिस्तान आर कम्प्लीटली कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ स्मोक। वो कहते हैं बहुत सारे पाकिस्तान के शहर हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, लाइक इन योर लाहौर एंड कराची। इट्स सस्पेंशन इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। वो कहते हैं इसकी जो मिकदार है वो कई फैक्टर्स की वजह से बढ़ रही है। इंक्लूड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल की वजह से, व्हीकल इमिशन, गाड़ियों के से निकलने वाले धुएं की वजह से, एंड क्रॉप बर्निंग। क्रॉप बर्निंग याद रखिएगा, फसल का जलना उस सीजन में बहुत हार्मफुल होता है। एक सीजन में फसल जली थी,
ठीक है, इंडिया की साइड पे था या हमारे पाकिस्तान में था, क्रॉप चली थी और उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मोक बढ़ी थी। These factors are responsible for the accumulation इंक्रीज होने के लिए या इकट्ठा होने के लिए ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एयर। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहीं तक चलेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर मज़ीद आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें। अल्लाह हाफिज़।